हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। दोस्तों, रोजगार और निर्माण का नया अंक प्रकाशित हो चुका है जो कि 27 नवंबर 2021 से लेकर 2 जनवरी 2022 तक का है। तो इस वीडियो में हम इसी अंक का विश्लेषण करेंगे, देखेंगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट दिया हुआ है इसमें। इसके अलावा एमपीपीएससी की नोटिफिकेशन भी आ चुकी है स्टेट सर्विसेज की, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और कुछ एमसीक्यू दिए हैं इंपॉर्टेंट, तो वो भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेक श्योर वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट डे की बात कर लेते हैं। 18 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। तो आप सभी को पता है कि बहुत से लोग अपना देश छोड़ के दूसरे देश में रह रहे हैं, चाहे उनकी कुछ मजबूरियां हों, चाहे वो रोजगार के लिए दूसरे देश में गए हों। तो ऐसे लोगों के सम्मान में और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए और उसके बारे में उनको जागरूक करने के लिए हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, यानी कि इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे। तो आपको डेट याद रखनी है। इसके अलावा आपको इस साल की थीम भी याद रखनी है। तो देखिए, यहाँ पे वर्ष 2021 की थीम दी गई है, मानव गतिशीलता की क्षमताओं का लाभ उठाना, यानी कि हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी। तो आपको डेट याद रखनी है 18 दिसंबर, और थीम जरूर याद रखेगा, कई बार एग्जाम में थीम भी पूछ लेता है। इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं एमपीपीएससी का। यहाँ पे स्टेट सर्विसेज का प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसके बारे में आप काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए, जो प्री एग्ज़ाम है ये 24 अप्रैल को रखा गया है 2022 को, और जो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है ये 9 फरवरी तक रखी गई है। स्टार्टिंग होगी 10 जनवरी से फॉर्म भरने की, और जो लास्ट डेट है ये 9 फरवरी रखी गई है। तो इसकी जो नोटिफिकेशन है, इसका पूरी पीडीएफ हमने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया। मेक श्योर आप वहाँ पे ज्वाइन करके आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। या इस पेपर यानी कि रोजगार और निर्माण का भी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। तो आपने अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किया है ऑनलाइन स्टडी एकेडमी को, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को। वहाँ पे आपको आपके स्टडी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पीडीएफ और स्टडी मटेरियल एक ही प्लेस पे मिल जाएगा। तो मेक श्योर आप वहाँ पे ज्वाइन करिए, और इसका जो नोटिफिकेशन है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल में उसे पढ़ सकते हैं। फिलहाल जो स्टार्टिंग डेट है ये 10 जनवरी है, और लास्ट डेट है 9 फरवरी 2022, और जो एग्ज़ाम की डेट है ये 24 अप्रैल रखी गई है। ये 3 इंपॉर्टेंट डेट थी, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके बाद देखते हैं चर्चा में कौन कौन रहे हैं। तो सबसे पहले हैं लीना नायर। लीना नायर ये चर्चा में क्यों रही हैं? क्योंकि एक फ्रांस की लग्जरी ग्रुप है जिसका नाम है शनैल। तो ये शनैल की ग्लोबल सीईओ बनी है लीना नायर, इस कारण से चर्चा में रही हैं। तो इनका आपको नाम याद रखना है। इससे पहले ये यूनिलीवर की मुख्य मानव संसाधन अधिकारी थीं, और अब ये शनैल की ग्लोबल सीईओ बन गई हैं। इसके बाद हैं सायशा शिंदे। तो ये ट्रांसजेंडर वुमेन हैं जो कि एक डिज़ाइनर हैं, और अभी आपने पढ़ा था पिछले वीडियो में, मैंने आपको बताया था कि हरनाज संधू जो कि मिस यूनिवर्स बनी है इस साल और भारत का नाम रोशन किया है इन्होंने। तो इनकी जो ड्रेस थी इसको सायदा शिंदे ने ही डिज़ाइन किया था, जो कि एक ट्रांस वुमेन डिज़ाइनर हैं, और इस कारण से ये चर्चा में रही हैं। इसके बाद है बालकृष्ण दोषी। तो ये भारतीय वास्तुकार हैं, इन्हें रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। तो भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 प्रदान किया जाएगा। ये जो सम्मान है यह वास्तुकला के लिए दुनिया के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। जो सम्मान है ये रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स के द्वारा दिया जाता है। इसके बाद हैं असगर बजाहत। तो ये एक प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, इनको व्यास सम्मान दिया जाएगा। तो महाबली इनका एक नाटक है, आपको नाटक का नाम याद रखना है, ठीक है। इनका नाटक का नाम है महाबली। इस नाटक के लिए इन्हें वर्ष 2021 का व्यास सम्मान दिया जाएगा। ये जो सम्मान है ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, और इसमें सम्मान के साथ ही साथ 4 लाख रुपए पुरस्कार राशि भी दी जाती है। इसके अलावा असगर बजाहत को 2014 में नाट्य लेखन के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी दिया गया था, और 2016 में हिंदी अकादमी के सर्वोच्च सलाका सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। और ये जो नाटक है महाबली, ये 2019 में प्रकाशित किया गया था बादशाह अकबर और कवि तुलसीदास को केंद्र में रखकर। इसके बाद हैं सोनाली गर्ग, ठीक है। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की शोधार्थी हैं, ठीक है, दिल्ली विश्वविद्यालय की शोधार्थी हैं सोनाली गर्ग। इनको हार्वर्ड विश्वविद्यालय में शोध कार्य के लिए एडवर्ड ओ विल्सन बायोडाइवर्सिटी पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप प्रदान की गई है। इनको जो फेलोशिप दी गई है ये मेढक की 50 नई प्रजातियों की खोज के लिए दी गई है, और ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाली ये संभवतः पहली भारतीय हैं। नाम याद रखिएगा, सोनाली गर्ग।
इसके बाद असम की न्यूज़ है। यहाँ पे एक चाय पत्ती की नीलामी हुई है और आप सभी को पता है कि असम की चाय पत्ती कितनी ज़्यादा फेमस है। तो असम की एक ख़ास किस्म की चाय है जिसकी अभी हाल ही में नीलामी की गई है। जो ये चाय है ये मनोहरी गोल्ड टी है और इसकी बोली लगी है 99,999 रुपये प्रति किलो, यानी लगभग 1 लाख रुपये प्रति किलो इसका रेट लगाया गया है। तो गोल्डन बटरफ्लाई टी के नाम से ये प्रसिद्ध चाय बेची जाती है और पिछले साल की नीलामी मैंने आपको बताया था, इसकी बोली लगी थी 75,000 रुपये प्रति किलो और इस साल ये बढ़ के 99,999 रुपये के रेट से बिकी है प्रति किलोग्राम। इसके बाद है पिनाक ईआर रॉकेट लॉन्चर। इसका अभी हाल ही में परीक्षण हुआ है जो कि पूरी तरह से सफल रहा है। तो इसका जो परीक्षण है ये जैसलमेर के पोखरण में सफलतापूर्वक किया गया है, ये आपको याद रखना है। पिनाक ईआर रॉकेट लॉन्चर था ये। इसके बाद है प्रोफेसर नीना गुप्ता। इनको रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप सभी को पता है कि जो रामानुजन पुरस्कार है ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये जो अवार्ड है इसके बारे में एक चीज़ नोट करिएगा कि जो अवार्ड है ये 45 वर्ष से कम उम्र में दिया जाता है। यानी अगर कोई प्रख्यात गणितज्ञ है जिसकी उम्र 45 साल से कम है तो ही उन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा। अगर उनकी उम्र 45 साल से ज़्यादा है तो वो इस अवार्ड के लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं। तो कई बार एग्ज़ाम में ये आपसे वर्ष या एज लिमिट भी पूछ सकता है। इसके बाद हैं गौतम राघवन। तो ये भारतवंशी हैं। इन्हें व्हाइट हाउस के शीर्ष अधिकारी के रूप में अभी नियुक्त किया गया है। तो अमेरिका में भारतवंशी समुदाय के अमेरिकी राजनीतिक सलाहकार गौतम राघवन को शीर्ष अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया है। इन्हें राष्ट्रपति के कार्मिकों के कार्यालय का प्रमुख बनाया गया है। इसके बाद बंगाल की दुर्गा पूजा है न्यूज़ में। तो आप सभी को पता है बंगाल की दुर्गा पूजा कितनी ज़्यादा फेमस है, पूरे विश्व भर में फेमस है बंगाल की दुर्गा पूजा। तो इसी को देखते हुए यूनेस्को ने बंगाल की दुर्गा पूजा को हेरिटेज सूची में शामिल कर लिया है। तो काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात है ये और इम्पॉर्टेंट है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो याद रखना है आपको बंगाल की दुर्गा पूजा को हाल ही में यूनेस्को ने हेरिटेज सूची में शामिल किया है। इसके बाद हैं जनरल एम नरवाणे जी। तो ये चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन बने हैं। तो थल सेना के प्रमुख हैं ये जनरल एम नरवाणे जी। इन्हें चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन का पदभार दिया गया और इन्होंने इसे संभाल लिया है, जिससे तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल होते हैं जिसमें। तो देखिए आप सभी को पता है कि 8 दिसंबर को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी का निधन हो गया था और उसके बाद से ये जो पद था ये रिक्त हो गया था और अभी जनरल एम नरवाणे जी को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया है। इसके बाद है यहाँ पे उबर ईट्स। तो उबर ईट्स आप सभी को पता है अमेरिका में जैसे इंडिया में जोमेटो है या स्विगी है फूड डिलीवरी का काम करते हैं, इसी तरह उबर ईट्स अमेरिका में फूड डिलीवरी का काम करता है। तो हाल ही में अंतरिक्ष स्टेशन पे उबर ईट्स के द्वारा खाना डिलीवर किया गया है जिसमें करीबन 8 घंटे 34 मिनट का समय लगा है और 248 मील की यात्रा करने के बाद 11 दिसंबर को खाना पहुंचाया गया है उबर ईट्स के द्वारा। इसके बाद है शेर बहादुर देउबा। तो ये हैं कौन? ये नेपाल के प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउबा और हाल ही में इन्होंने नेपाल कांग्रेस का अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया है। इसके बाद है नासा का पार्कर यान। ठीक है, नासा का पार्कर यान न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये पहली बार सूरज के वायुमंडल में पहुंचा है और ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई जो मानव निर्मित यान है वो सूरज के वायुमंडल पे पहुंच पाया है। तो अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया और मानव इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब इंसानों द्वारा बनाया गया कोई यान सूरज के वायुमंडल पे पहुंचा है। तो जो अंतरिक्ष यान सूरज के वायुमंडल पे पहुंचा है इसका नाम आपको याद रखना है, इसका नाम है पार्कर और नासा द्वारा निर्मित है ये और ये अभी हाल ही में सूरज की ऊपरी वायुमंडल को इसने छू लिया है। इसके बाद यहाँ पे स्पेन की न्यूज़ है। तो स्पेन स्थित ला पाल्मा के कुम्ब्रे वीजा ज्वालामुखी की जो राख है इसमें कैनरी आइलैंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा दबा हुआ है। तो 3 महीने बाद यहाँ पे ज्वालामुखी का कहर कम हुआ है। 3 महीने से यहाँ पे ज्वालामुखी का कहर चल रहा था, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था ज्वालामुखी और उसके बाद राख में यहाँ पे काफ़ी बड़ा हिस्सा कैनरी आइलैंड का वहाँ पे दबा हुआ था। तो जो सेना के 200 जवान हैं ये राख के दबे इस द्वीप की इमारतों और मकानों का मलबा हटाने का काम कर रहे हैं, वहाँ पे जुटे हुए हैं। अच्छी बात यह है कि जो इलाका था ये पहले ही खाली करा लिया गया था, इसके बाद से अब इस इलाके की सफाई का काम किया जा रहा है। इसके बाद हैं हिरोकी सातो और रयोसुके यामामूरा। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने फोल्डिंग स्कूटर तैयार किया एक्चुअली में। तो टोक्यो यूनिवर्सिटी के रिसर्चर हैं हिरोकी सातो और
रयोसुके यामामूरा, इन्होंने एक ऐसा फोल्डिंग स्कूटर तैयार किया है जिसको आप फोल्ड करके एक सूटकेस के में रख सकते हैं, एक सूटकेस बना सकते हैं। इसके बाद जब आपको यूज़ करना है तो इसमें आप हवा भर के इसको एक सोफ़े की तरह, एक चेयर की तरह या एक स्कूटर की तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। फ़ोटो में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आप ध्यान से देखिएगा। ये जो स्कूटर है ये बैटरी से चलता है, इसका जो वेट है ये 5.5 किलोग्राम है और बहुत ही जल्दी इसे बाज़ार में उतारा जाएगा। इसके बाद है कीचांट सेबेल, तो ये न्यूयॉर्क की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है हाल ही में, इसलिए ये न्यूज़ में है कीचांट सेबेल। तो न्यूयॉर्क की पहली महिला पुलिस कमिश्नर के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है रिसेंट में ही। और इसके अलावा इस पद पर पहुंचने वाली तीसरी अश्वेत शख्सियत भी हैं, इसे आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे है दुनिया का पहला एसएमएस, ठीक है, मैरी क्रिसमस लिखा गया था, दुनिया का सबसे पहला एसएमएस था ये। हाल ही में इसकी नीलामी की गई है और इसकी नीलामी में लगभग 1.71 करोड़ रुपए तक का अंदाज़ा लगाया जा रहा है इसकी कीमत का। तो ये जो दुनिया का पहला एसएमएस था इसमें मैरी क्रिसमस लिखा गया था। ये 3 दिसंबर 1992 को ब्रिटिश प्रोग्रामर नील पेपवर्थ ने अपने दोस्त रिचर्ड जार्विस को कंप्यूटर से फ़ोन पर भेजा था। नीचे एक स्मृति शेष भी दिया हुआ है। म्यांमार के फोटो जर्नलिस्ट हैं सोए निंग, हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो इन्हें पिछले सप्ताह सैन्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने को कवर करते हुए गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद इनकी सैन्य हिरासत में ही मौत हो गई है रिसेंट में। इसके बाद यहाँ पे देखिए पश्चिम बंगाल राज्य का सामान्य भूगोल का कुछ एमसीक्यू दिया हुआ है, तो इन्हें हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व के अंतर्गत शामिल है? तो इसका राइट आंसर है सुंदरबन और बक्सा दोनों। फिर है भारत में जूट उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर। फिर है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। फिर है पश्चिम बंगाल में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत किस राज्य का भाग नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। राढ़ का मैदान छोटा नागपुर पठार के किस दिशा में फैला हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कोयला क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रानीगंज कोयला क्षेत्र। इसके बाद है कौन सी पेट्रोल रिफाइनरी पश्चिम बंगाल में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हल्दिया। नेक्स्ट है पंचेत हिल बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दामोदर नदी। अगला क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल में लोहा इस्पात यानी इसको पर आधारित कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्नपुर। फिर है कौन सा बंदरगाह पश्चिम बंगाल में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह और कुलापी बंदरगाह, तीनों उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। फिर है कौन सा लोक नृत्य पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका छाऊ, वृत्ता और गंभीरा, ये तीनों उपरोक्त सभी जो हैं ये जो लोक नृत्य हैं पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल का कौन सा हिल स्टेशन पर्यटन में शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग, काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये। तो इसके बाद कोलकाता शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है। इसका राइट आंसर है हुगली नदी। आगे है रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेलूर मठ में। फिर विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल राज्य का जनगणना 2011 के अनुसार लिंग अनुपात क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 947। फिर है निम्न में से कौन सा पश्चिम बंगाल राज्य का पड़ोसी राज्य नहीं है? तो ध्यान से सुनिएगा, नहीं है पूछ रहा है पड़ोसी राज्य, तो जो मेघालय है ये पड़ोसी राज्य नहीं है पश्चिम बंगाल का, बाकी सिक्किम, असम और बिहार ये पड़ोसी राज्य हैं पश्चिम बंगाल के। आगे बढ़ते हैं पश्चिम बंगाल का कौन सा जिला बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण 24 परगना। फिर है पश्चिम बंगाल के कौन से स्थल यूनेस्को की सूची में शामिल हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका माउंटेन रेलवे दार्जिलिंग और हावड़ा ब्रिज, ये नहीं है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, ये तो आ और सा, माउंटेन रेलवे दार्जिलिंग और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों जो हैं ये
स्थल यूनेस्को की सूची में शामिल हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूटिया, गारो और उराव। ये तीनों ही पश्चिम बंगाल में जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कहाँ स्थित है? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का जो सबसे बड़ा म्यूजियम है ये कोलकाता में स्थित है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल का कौन सा स्थल जो है ये रामसर के अंतर्गत सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पूर्वी कोलकाता वेटलैंड और इसके अलावा सुंदरवन वेटलैंड। ये दोनों जो हैं ये रामसर साइट के अंतर्गत सम्मिलित हैं, पूर्वी कोलकाता वेटलैंड और सुंदरवन वेटलैंड। इसके बाद है, दामोदर घाटी परियोजना किन प्रदेशों में है? तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा झारखंड और पश्चिम बंगाल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन के जंगलों को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा मैनग्रोव वन। ठीक है, मैनग्रोव वन कहा जाता है सुंदरवन के जंगलों को। इसके बाद है, ब्रिटिश शासन के समय कलकत्ता कब तक भारत की राजधानी रही है? तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा 1911 तक। इसके बाद है, स्वर्ण रेखा परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। इसके बाद भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत चंद्र महलनोबिस ने। ठीक है, प्रशांत चंद्र महलनोबिस ने भारतीय सांख्यिकी की संस्थान की स्थापना की थी और ये है कहाँ पे? ये है कोलकाता में। इसके बाद है, राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैरकपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय केंद्र परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोलकाता। फिर है, पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कितनी निर्वाचित सीटें हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 294। फिर है, पश्चिम बंगाल का सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? तो बहुत से लोगों को लग रहा होगा ममता बनर्जी इसका राइट आंसर, लेकिन एक्चुअली में इसका राइट आंसर जो है ये आपका है ज्योति बसु। ठीक है, तो ज्योति बसु पश्चिम बंगाल का सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। फिर है, टाइगर हिल पहाड़ी पश्चिम बंगाल के किस जिले में स्थित है? ये आपको बताना है। तो ये दार्जिलिंग में स्थित है। और आखिरी क्वेश्चन है, कोलकाता मेट्रो ट्रेन कब प्रारंभ की गई थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। तो इसका जो राइट आंसर ये है 1984। ठीक है, 1984 में शुरू की गई थी कोलकाता मेट्रो ट्रेन। फिर यहाँ पे देखिए जो 2021 का वर्ष है इसे संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस ने फलों और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, यानी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल घोषित किया गया है वर्ष 2021 को। और ऐसा क्यों किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र ने मानव स्वास्थ्य में, पोषण और खाद्य सुरक्षा में फल तथा सब्जियों की अहम भूमिका के बारे में जानकारी बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2021 को फलों और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट MCQ दिए हुए हैं जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, सामान्य ज्ञान खेल के हैं। तो आइए एक एक करके इन्हें भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स में पुरुष एकल वर्ग के विजेता कौन रहे हैं? तो ये हैं विक्टर एक्सेल्सन। फिर विदेशी धरती पर टेस्ट क्रिकेट में शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन हैं? इसका राइट आंसर है सैयद मुश्ताक अली। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट है, इनमें से किस क्लब ने वर्ष 2021 में UEFA यूरोपा लीग का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेविला ने। फिर है, इनमें से किस खिलाड़ी को इस वर्ष FIH इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विवेक सागर प्रसाद को, जो कि मध्य प्रदेश के ही हैं। तो इस कारण से MP के एग्ज़ाम के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 में किस खिलाड़ी ने US ओपन में महिला एकल का खिताब जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाओमी ओसाका। ध्यान से सुनिएगा, 2020 का पूछा गया है ये। नेक्स्ट है, श्रीलंका ने वर्ष 2014 में किस खिलाड़ी की कप्तानी में ICC T20 वर्ल्ड कप जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लसिथ मलिंगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2030 में एशियन गेम्स किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कतर। फिर है, मुथैया मुरलीधरन ने किस देश के खिलाफ अपना 800वां टेस्ट विकेट लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत।
नेक्स्ट है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 में भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंडर्स पीटर्स। ठीक है, एंडर्स पीटर्स इसका राइट आंसर है। इसके बाद है ईरान के जावेद फरौगी ने टोक्यो ओलंपिक में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निशानेबाजी। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की मुस्कान किरार किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीरंदाजी। फिर वर्ष 2002 में किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। नेक्स्ट है वर्ष 2010 में आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब किस देश ने जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद है चीन ने इस वर्ष किस देश को हराकर सुधीरमन कप बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले पहले फुटबॉलर कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनील छेत्री। फिर वर्ष 2020 में विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स किस देश में आयोजित किए गए थे? तो इसका राइट आंसर है आपका स्विट्ज़रलैंड। फिर फीफा वर्ल्ड कप 2018 में किस खिलाड़ी को गोल्डन बॉल अवार्ड मिला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुका मैड्रिक। फिर पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक बनाने वाले बल्लेबाज कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिस खान। फिर है वर्ष 2019 में किस देश ने वर्ल्ड बास्केटबॉल चैंपियनशिप जीती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन। फिर रियल मैड्रिड ने कितने बार फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो इसका सही जवाब है 4 बार। वर्ष 2016 में किस पुरुष टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन एकल का खिताब जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविक। फिर अब भारत ने अब तक इनमें से किस खेल आयोजन की मेजबानी नहीं की है? ओलंपिक, एशियाई राष्ट्रमंडल या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है ओलंपिक अभी तक भारत में नहीं हुए हैं, भारत को ओलंपिक की मेजबानी अभी तक नहीं मिली है। फिर टोक्यो ओलंपिक में किस देश ने हॉकी में महिला वर्ग का स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही जवाब है नीदरलैंड। और आखिरी क्वेश्चन है व्लादिमीर क्रेमनिक किस खेल में रूस का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं? तो इसका सही जवाब है शतरंज। आइए देखते हैं पिछले सप्ताह में क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा है। तो सबसे पहले 18 दिसंबर की न्यूज़ है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाएगा। ये जो घोषणा है यह भूटान के प्रधानमंत्री लोते शेरिंग ने की है सोशल मीडिया के जरिए। तो आपको क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले तो भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये। दूसरा चीज़, नाम क्या है इस सम्मान का? ये है नगदग पेलजी खोरलो। ठीक है, नगदक पेलजी खोरलो ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भूटान का, और ये सम्मान दिया जाएगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। इसके बाद देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोरोना की वैक्सीन है कोवोवैक्स, इसको आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी प्रदान कर दी गई है WHO के द्वारा। इसके बाद 19 दिसंबर की न्यूज़ है, भारत और वियतनाम ने समुद्र विज्ञान में सहयोग के लिए साइन किया है एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है, क्वेश्चन सीधे ही पूछ लेता है कि भारत और किस देश के बीच में अभी हाल ही में समुद्र विज्ञान में सहयोग के लिए MOU साइन किया गया है? तो भारत और वियतनाम के बीच में साइन किया गया है, ऐसा आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए भारत में लॉजिस्टिक लागत में कमी लाने के लिए उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म हैकथॉन लॉजिस्टिक्स लॉन्च किया है, और जिससे ये बताया जा रहा है कि भारत में जो लॉजिस्टिक की लागत है लगभग 14% है, जो कि विश्व के दूसरे देशों के तुलना में काफ़ी ज़्यादा है, और इसी को लागत में कमी लाने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। इसके बाद 20 दिसंबर की न्यूज़ है, यहाँ पे जो भारतीय नौसेना का जहाज़ है मोरमुगाओ, इसको पहले समुद्री परीक्षण के लिए रवाना किया गया है। तो ये जो मोरमुगाओ है ये P-15B श्रेणी के तहत निर्मित देश का दूसरा स्वदेशी स्टील्थ जहाज़ था, और जिसे 2022 के मध्य में आधिकारिक रूप से नौसेना में शामिल किया जाएगा, और इसी के अभी पहले समुद्री परीक्षण के लिए इसे रवाना किया गया है। इसका जो परीक्षण है ये अरब सागर में होगा। ठीक है, आगे यहाँ पे केदारनाथ की न्यूज़ है। तो यहाँ पे जो केदारनाथ का सफ़र होता है ये आने वाले समय में यानी भविष्य में काफ़ी आसान होने वाला है। तो सरकार ने केदारनाथ धाम की यात्रा को आसान बनाने के लिए सोनप्रयाग से केदारनाथ तक एक रोपवे का निर्माण के लिए एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की है, और अगर ये रिपोर्ट पूरी तरह सक्सेस हो जाती है, ये निर्माण हो जाता है सोनप्रयाग से केदारनाथ तक एक रोपवे का, तो जो यात्रा है सफ़र है काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाली है। ये जो रोपवे है इसकी लंबाई होगी 11.5 किलोमीटर की, और इससे सिर्फ 25 मिनट में ही सोनप्रयाग से केदारनाथ तक पहुंचा जा सकेगा।
इसके बाद 21 दिसंबर की न्यूज़ है, यहाँ पे भारतीय तटरक्षक बल ने अधिकारियों की भर्ती के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की है। जो वेबसाइट है ये है joinindiancoastguard.cdac.in। तो इस वेबसाइट पे जाके जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जो अधिकारियों की भर्ती की प्रक्रिया थी इसको पूरी तरह से डिजिटलाइज्ड करने के लिए ये जो वेबसाइट है लॉन्च की गई है। आगे देखते हैं, यहाँ पे मस्तिष्क के विकारों को दूर करने के लिए आईआईटी मंडी ने वैज्ञानिकों ने एक गणितीय मॉडल बनाया है। ये जो मॉडल है इसका नाम आपको याद रखना है, इसका नाम दिया गया है ट्रांसक्रॉनियल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। ठीक है, ट्रांसक्रॉनियल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन इसका नाम दिया गया है, इसका नाम आपको याद रखना है। ये जो मॉडल है इसको डॉक्टर सुखजीत राय चौधरी एवं उनकी टीम ने तैयार किया है। कहाँ के हैं ये? आईआईटी मंडी के हैं ये रिसर्चर। आगे हैं 22 दिसंबर की न्यूज़, यहाँ पे बख्तरबंद टोही वाहनों का पहला जो बैच है ये सेना में शामिल हो गया है। तो भारतीय सेना की इंजीनियर कोर में स्वदेश निर्मित अगली पीढ़ी के बख्तरबंद वाहनों का पहला जो बैच है इसे शामिल किया गया है। और ये जो पहला बैच शामिल हुआ है इसको शामिल किया गया है थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जी के द्वारा पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान। आगे यहाँ पे यूक्रेन के साथ जो तनाव चल रहा है रूस का और यूक्रेन का, इसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नाटो ने यूक्रेन के पक्ष में आक्रामक रुख दिखाया तो जो रूस है वो भी सैन्य तरीके से उनका जवाब देगा। इसके 23 दिसंबर की न्यूज़ है, यहाँ इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पे देखिएगा। भारत का स्वदेशी मिसाइल था एक प्रलय, इसका हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। पहले तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस मिसाइल का नाम आपको याद रखना है, प्रलय नाम है। दूसरी चीज़ ये कि जो परीक्षण हुआ है ये हुआ कहाँ है? तो जो परीक्षण है ये उड़ीसा के चांदीपुर स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप में किया गया है। ठीक है, मिसाइल का नाम है प्रलय। आगे देखते हैं, यहाँ पे अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक विशेष अनुमति देने की घोषणा की है। इसके बाद 24 दिसंबर की न्यूज़ है, यहाँ पे ITA ने एक इंफॉर्मेशन दी है। ITA यानी कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने, तो इन्होंने कहा है कि दुनिया भर में जो फ़्लाइटें चल रही हैं इसके कारण से जो कोरोना का नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इसके केसेस बढ़ रहे हैं और विमानों से इसका जो संक्रमण है और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, संक्रमण का जोखिम और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ये डेटा दिया गया है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा। इसके बाद यहाँ पे अमेरिकी खाद्य व औषधि प्रशासन ने फाइजर की गोली है एक जिसका नाम है पैक्सलोविड। ठीक है, तो पैक्सलोविड के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। इसका उपयोग 12 वर्ष से अधिक के लोगों को कोविड-19 संक्रमण के इलाज के लिए किया जा रहा है। इसके बाद देखते हैं खेल चर्चा। तो सबसे पहले देखिए, आप सभी को पता अगले वर्ष बर्मिंघम में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेल, तो इसकी जो मशाल है जिसे कहा गया है क्वींस बेटन रिले। ठीक है, क्वींस बेटन रिले ये 72 देशों के अपने सफ़र के दौरान 4 दिन भारत में रहेगी, यानी भारत के 4 शहरों से गुजरेगी ये। तो भारतीय ओलंपिक संघ ने बताया है कि क्वींस बेटन रिले 12 से 15 जनवरी के बीच भारत में रहेगी। 12 जनवरी को दिल्ली में शुरू होगी, इसके बाद 13 जनवरी को अहमदाबाद, 14 जनवरी को बेंगलुरु और 15 जनवरी को उड़ीसा में रिले दौड़ होगी। ये जो मशाल है रिले दौड़ है ये राष्ट्रमंडल खेल 2022 के लिए है। इसकी शुरुआत हुई थी 7 अक्टूबर 2021 को और 72 देशों से गुजरते हुए 28 जुलाई 2022 को बर्मिंघम पहुंचेगी। इसके बाद विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की बात करते हैं तो भारतीय शटलर हैं किदाम्बी श्रीकांत, ये रजत पदक जीते हैं इस साल और इन्होंने इतिहास रच दिया है। पहले पुरुष खिलाड़ी हैं ये भारत की तरफ से जिन्होंने रजत पदक अपने नाम किया है। अब इन्हें तो रजत पदक मिला है, अब स्वर्ण किसे मिला ये भी देख लीजिए। तो सिंगापुर के खिलाड़ी हैं लो किन येव, इन्हें स्वर्ण पदक मिला है और भारत की तरफ से किदाम्बी श्रीकांत को रजत पदक मिला है। तो ये पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं इस मेडल को जीतने वाले, इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसके अलावा श्रीकांत के पहले प्रकाश पादुकोण ने 1983 में तथा बी साई प्रणीत ने वर्ष 2019 में यहाँ पे कांस्य पदक जीता था विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में और अब किदाम्बी श्रीकांत ने यहाँ पे सिल्वर मेडल जीत लिया है। इसके बाद भारत के लक्ष्य सेन ने भी इस वर्ष कांस्य पदक अपने नाम किया है। इसके अलावा PV सिंधु विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय शटलर थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा सिंधु ने विश्व चैंपियनशिप में 1 स्वर्ण 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे यहाँ पे देखते हैं
मुबादला वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप है। तो रूस के युवा टेनिस खिलाड़ी हैं आंद्रे रूबलेव। इन्होंने आबू धाबी के इंटरनेशनल टेनिस सेंटर में आयोजित मुबादला वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। पुरुष एकल वर्ग की बात हो रही है आंद्रे रूबलेव ने। इसके बाद महिला एकल वर्ग की बात करते हैं तो जो खिताब है ये ट्यूनीशिया की ओन्स जावेउर ने जीता है। ठीक है, ओन्स जावेउर ने जीता है महिला एकल वर्ग का खिताब, और आंद्रे रूबलेव ने जीता है पुरुष एकल वर्ग का खिताब। कहाँ का? मुबादला वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप का। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्रिकेट की बात हो रही है तो रिसेंट में ही आपको पता है कि पाकिस्तान दौरे पे जाने वाली थी न्यूजीलैंड की टीम, लेकिन एंड टाइम पे सुरक्षा कारणों के कारण मैच शुरू होने से ठीक पहले ही दौरा रद्द कर दिया गया था। इसके बाद वापस से रीशेड्यूल किया गया है और 2022 और 2023 में जो न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम है ये 2 बार पाकिस्तान का दौरा करेगी। इसके बाद यहाँ पे एशेज़ की बात हो रही है तो दूसरा टेस्ट मैच जो डे नाइट टेस्ट मैच था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में, इसे भी ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। पिछले ही वीडियो मैंने आपको बता दिया था। रिसेंट की न्यूज़ तो ये है कि तीसरा मैच भी ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है और एशेज़ में 3-0 से आगे है। फिलहाल यहाँ पे डे नाइट टेस्ट मैच की बात हो रही है जो कि दूसरा टेस्ट मैच था। तो ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच को जीता और लगातार 9वां डे नाइट टेस्ट मैच जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया ने। जो एशेज़ है ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली जाने वाली टेस्ट मैच की श्रृंखला है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद ITF विश्व चैंपियन की बात हो रही है तो नोवाक जोकोविक रिकॉर्ड 7वीं बार ITF विश्व चैंपियन बने हैं। ठीक है, सर्बिया के हैं ये टेनिस स्टार नोवाक जोकोविक। इन्होंने ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप इस साल अपने नाम किया है। वहीं अगर महिला में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने जीता है ITF विश्व चैंपियन इस साल, महिला रैंकिंग की बात करते हैं तो, और पुरुष रैंकिंग में नोवाक जोकोविक। इसके बाद देखिए मानस लाबुशेन, ये ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज हैं, युवा बल्लेबाज हैं, और हाल ही में ये टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पे आ गए हैं, सबसे ऊपर आ गए हैं। तो फिलहाल ये विश्व के नंबर 1 टेस्ट बल्लेबाज बन गए हैं। इसके बाद एशियन चैंपियंस ट्रॉफ़ी की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए एशियन चैंपियंस ट्रॉफ़ी जो कि हॉकी का टूर्नामेंट था, इसमें भारत ने कांस्य पदक जीता है। पाकिस्तान को हरा के भारत ने कांस्य पदक जीता है। इसके अलावा चैंपियन कौन बना है तो दक्षिण कोरिया की जो टीम है इन्होंने टूर्नामेंट के फाइनल में जापान को पेनाल्टी शूट आउट में हरा के जीत लिया है एशियन चैंपियंस ट्रॉफ़ी। तो पहले में दक्षिण कोरिया, दूसरे में जापान और तीसरे पे भारत रहा है। इसके बाद हैं अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर सर्जियो एगुएरो। ठीक है, सर्जियो एगुएरो, इन्होंने हाल ही में फुटबॉल से संन्यास ले लिया है, इनका नाम आपको याद रखना है। इसके बाद हैं पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के बीच में खेला गया T20 का सीरीज़, जिसमें पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को 3-0 से हरा के जीत लिया इस टूर्नामेंट को। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के बीच में खेला गया था ये। इसके बाद थोड़ा सामायिकी पे नज़र डालते हैं तो सबसे पहले है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रयागराज दौरा। तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रयागराज का दौरा किया और महिलाओं को विशेष रूप से ज़मीनी स्तर पर सशक्त बनाने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं सहायता समूहों के बैंक खातों में 1000 करोड़ रुपए की धनराशि हस्तांतरित की है, जिससे लगभग 16 लाख महिला सदस्यों को लाभ मिलेगा यहाँ पे। इसके बाद राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने कहा है कि भारत और वियतनाम के बीच आर्थिक संबंध ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न व्यवधानों के बावजूद सकारात्मक दिशा बनाए रखी है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे फ्रांस और भारत के बीच में राफेल की बात हो रही है। तो फ्रांस और भारत के बीच में काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं और हाल ही में बैठक हुई जिसमें ये बताया गया कि फ्रांस भारत को ज़रूरत पड़ने पे और भी राफेल देने को तैयार हैं। फ़िलहाल जो भारत है उसको 36 राफेल लेने थे फ्रांस से, लेकिन 36 में से अभी 33 रफ़ाल के जो लड़ाकू विमान हैं इनकी आपूर्ति की जा चुकी है, 3 अभी भी बाकी है। और फ्रांस ने कहा है कि ज़रूरत पड़ने पे और भी ज़्यादा राफेल देने को तैयार है फ्रांस। इसके बाद यहाँ पे चिली की न्यूज़ है। तो चिली के वामपंथी गैब्रियल बोरिस ने राष्ट्रपति चुनाव में 56% मत हासिल किए हैं और उन्होंने चुनाव वहाँ पे जीत लिए हैं राष्ट्रपति के। इसके बाद यहाँ पे रूस की न्यूज़ है। तो रूस ने अमेरिका नाटो के सामने शर्तें रखी हैं। तो एक मसौदा पेश किया है रूस ने जिसमें यूक्रेन और अन्य पड़ोसी देशों को नाटो में शामिल होने से रोकने की बात कही गई है। इसके अलावा यूरोप में सैनिकों और हथियारों पर रोक की शर्तें भी शामिल की गई हैं। तो रूस ने पड़ोसी देश पर हमले की योजना से इनकार किया है रिसेंट में, लेकिन पश्चिमी देशों से मांग की है कि वे कानूनी गारंटी दे कि यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं करेंगे और साझेदार देशों में हथियार की तैनाती नहीं करेंगे। ऐसा मसौदा किया है तैयार रूस ने अभी अमेरिका और नाटो के सामने। इसके बाद पोलैंड की न्यूज़ है। तो पोलैंड की दक्षिणपंथी सरकार द्वारा निशाना बनाए जा रहे एक अमेरिकी स्वामित्व वाले एक टेलीविज़न चैनल के बचाव में
और मीडिया की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जो पूरा देश है पोलैंड, वहाँ पे प्रदर्शन किया गया है रिसेंट में ही। ठीक है, तो मीडिया की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रदर्शन किया गया है रिसेंट में पोलैंड में। इसके बाद ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड हैं, इन्होंने तनाव के बीच में भी सैन्य अभ्यास किया है। तो तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बढ़ते तनाव के बीच ईरान के अर्धसैनिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने देश के दक्षिण में एक बड़ा सैन्य अभ्यास किया है। ये जो जानकारी है ये टीवी चैनल के द्वारा दी गई है। तो आज के अंक में बस इतना ही। आई होप आपको सेशन यूज़फुल लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जैसा ही अगला अंक प्रकाशित हो उसकी वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आए। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं ऑनलाइन स्टडी एकेडमी की, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। वहाँ पे आपको एक ही प्लेस पे काफ़ी ज़्यादा जीके, वोकैब, करंट अफेयर, पीडीएफ्स वगैरह सारी चीज़ें एक ही प्लेस पे मिल जाएंगी आसानी से। तो मेक श्योर वहाँ पे भी ज़रूर ज्वाइन करिएगा। बाकी मिलते हैं अगले अंक के प्रकाशन के बाद। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइज़।